हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है जिसमें हम राष्ट्रीय आंदोलन से 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हम हर रोज़ 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो 100 क्वेश्चन हमने कल कवर कर लिए थे। कल 100 नहीं, कल हमने 99 किए थे और 100 वाला क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो 100 क्वेश्चन हम हर रोज़ करने वाले हैं और ये 500 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से राष्ट्रीय आंदोलन से आपको 500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। तो 500 में इकट्ठे भी करा सकती थी, लेकिन मैं कोई मैराथन क्लास नहीं करा रही हूँ और अगर मैं एक साथ कराऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे और इतनी लंबी क्लास कोई देखना प्रेफर नहीं करता। मैं खुद नहीं करती हूँ इतनी लंबी क्लास देखना प्रेफर, तो फिर मैं बाकी को आप सबको क्यों बोर करूँ। तो इसलिए 100 क्वेश्चन बहुत है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, सॉलिड पढ़ते हैं और आराम से पढ़ते हैं और डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं, ताकि तैयार भी होता जाएगा और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो जैसे कि आपको पता है, कल की क्लास आपने करी होगी, थंबनेल भी आप देख पा रहे हैं। क्लास 2 है आज आपकी। आज भी हम 100 क्वेश्चन करेंगे और 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन पर हमारा लास्ट क्लास हो, मतलब लास्ट क्लास का एंड आपके 200 नंबर क्वेश्चन नंबर पर होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो थोड़ी सी जानकारी आपके लिए है कि क्लास उन लोगों के लिए उपयोगी है या उन लोगों के लिए ये यूज़फुल है जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एंटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए यूज़फुल वीडियो है। और अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है यानी हिस्ट्री है, तो मैं यहाँ पर आपको राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले उठाया है ताकि हम इसको जल्द कवर कर सकें और आगे प्रैक्टिस सेट के उसमें या टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में हम इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस आपको कराई हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। इस वीडियो के आपको प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी, तो अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना प्रैक्टिस सेट ढूंढ सकते हो। तो हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करिए। तो वहाँ पे आपको हर तरह के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और मैं आगे भी कराती रहूँगी। और अगर आपको टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, थ्योरिकल क्लास, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वो मैं आपको वाइट बोर्ड पर थ्योरिकल क्लास करा दूँगी, तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे अगर नोट्स फॉर्म में आपको चाहिए तो। लेकिन वो आपके फीडबैक और आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि वो क्लास शुरू होगी कि नहीं होगी आपकी। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करोगे तो फिर मैं वो क्लास आपको दूंगी। तो जितने भी लोग नए हैं वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा आपको ईज़िली मिल सके। तो आज ये दूसरी क्लास है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैंने चीज़ें बता दी हैं। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी और कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से क्लास में आएँ और अपने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करें, ताकि आपका कम से कम समय जो है वो, मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहती हूँ। समय सबका कीमती होता है, तो इसलिए कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए बातों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ये कल का क्वेश्चन था जो हमारा रह गया था। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह, बहिष्कार और जन विरोध के कई अन्य कारगर तौर तरीकों का विकास और प्रयोग हुआ? तो ये है आपका बंग भंग विरोधी आंदोलन। अंग्रेजों ने भारतीयों के मध्य फूट डालने के लिए बंगाल विभाजन का निर्णय लिया और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन की तिथि घोषित की। भारतीयों ने इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया। नेताओं ने लोगों से विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की। योजना के क्रियान्वयन की तिथि को शोक पर्व के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस दिन रक्षाबंधन पर्व के रूप में मनाया जाने का आह्वान किया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के कराची 1931 अधिवेशन में
किस प्रतिनिधि यानी कि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया? तो ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने नहीं किया था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार पटेल ने करी है और इस अधिवेशन का राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा पर भारतीय समाज के राजनीतिक और सामाजिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबद्ध प्रस्ताव को अपनाया गया और इसी अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर प्रतिनिधि के रूप में गांधी इरविन समझौतों का समर्थन किया, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं था? तो काकोरी षड्यंत्र मामले से संबंधित नहीं है कौन? तो वो है शौकत उस्मानी। काकोरी षड्यंत्र मामले से रामप्रसाद बिस्मिल संबंधित हैं, अशफाक उल्ला खान है और चंद्रशेखर आज़ाद भी है। तो शौकत उस्मानी का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से था और वे काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। वे 1920 में ताशकंद में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी तथा 1925 में कानपुर में गठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। मेरठ षड्यंत्र मुकदमे में उन्हें 16 साल की जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो ये किया था रानी गैदिन लियू ने। रानी गैदिन लियू ने भारत की स्वतंत्रता के लिए नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए इन्हें इंग्लैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है और ये भारत की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। वो छापामार युद्ध और शस्त्र आंदोलन में निपुण थी। इन्होंने विद्रोह के दौरान एक बड़ा किला बनाने का निश्चय किया जिसमें उसके 4000 नागा साथी रह सके। इस पर काम चल ही रहा था कि 17 अप्रैल 1932 को अंग्रेजों की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया और गैदिन लियू गिरफ्तार कर ली गई व उन पर मुकदमा चला और आजीवन कारावास की सजा हुई। 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर ही वो जेल से बाहर आई। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी कहा था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने करी और बैठक में वार्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो को पुष्टि कर दी गई, जिसकी अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने करी। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई मानी जाती है। इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुईला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो वे विद्युत वाहिनी क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुईला विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे और बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जाप्ती सरकार की स्थापना हुई और सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। जाप्ती सरकार 1 सितंबर 1944 तक कायम रही। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने करी और बैठक में वारघा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि कर दी गई। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है और इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम महान लड़ाई माना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था बताइए? एक सेकंड क्या हो गया इधर, जस्ट अ सेकंड। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? तो ये बनाया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 को। ठीक है, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और इस बैठक में निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है,
26 जनवरी 1930 का जो दिन है वो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड का सम्मान परित्याग कर दिया था? तो नाइटहुड जो है मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर, ठीक है, ने त्यागपत्र दे दिया था। चारों ओर दबाव बढ़ने पर सरकार ने इस हत्याकांड के जांच हेतु एक समिति का गठन किया जिसमें टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण शामिल थे। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में। तो 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? तो उस समय वायसराय था चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग, ठीक है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था और सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के गोली चलवा दी। इसमें 1000 लोग मारे गए थे और इस घटना के समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, ठीक है। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसको दयालु क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया है? तो दयालु बताया गया है कैनिंग को। तो कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। उनके शासनकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी जिसमें लाखों क्रांतिकारियों सहित महिलाएं और बच्चे मारे गए। उन्होंने इस क्रांति का दमन किया और उन्होंने इन क्रांतिकारियों के ऊपर कोई क्रूर कार्यवाही नहीं करने के कारण उन्हें दयालु कैनिंग की पहचान मिल गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है किसके द्वारा कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही उदारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? तो वो थे आरसी दत्त। रमेश चंद्र दत्त एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ राजनीतिक लेखक और आर्थिक विचारक थे। वो आर्थिक क्षेत्र के ज्ञाता थे जिस कारण उनके द्वारा ही कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े। आरसी दत्त की प्रमुख रचना द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी प्रतिभा विज्ञान में भारत माता अथवा मदर इंडिया 1904-5 का किसका प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया? तो ये अवेंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है। तो अवेंद्रनाथ टैगोर प्रमुख कलाकार तथा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के निर्माता थे। वो भारत में इस संस्थान के पहले प्रवर्तक थे। अवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रवादी चेतना में भारत माता अथवा मदर इंडिया का प्रसिद्ध चित्र भारत की नई छवि के प्रतीक के रूप में आया। अब बात करेंगे राष्ट्रवादी महिला और उनके कार्यकलाप को। तो हमें कूट मिलाना है। तो देखो इसमें सबसे पहला जो मुझे आता है वो आता है उषा मेहता के बारे में, ठीक है। उषा मेहता जो थी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या किया था? गुप्त रूप से भूमिगत रेडियो संचालन का काम करती थी। तो यहाँ पे हमारा मैच हो गया। इसके अलावा हम जानते हैं अरुणा आसफ अली को। तो अरुणा आसफ अली ने भूमिगत आंदोलन की ये भी एक नेता रही हैं। सरोजनी नायडू के बारे में ये है कि वो धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था इन्होंने। और डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जो है वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, ठीक है। तो सरोजनी नायडू ने अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया जिसमें वो धरसना में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उसका नेतृत्व किया। उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो संचालित किया, जबकि अरुणा आसफ अली भूमिगत आंदोलन की एक नेता थी। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, ठीक है। आगे बढ़े।
नेक्स्ट है 115 नंबर, मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे? तो ये लगाया था कनाडा ने। कामागाटा मारू एक जापानी समुद्री जहाज था, ठीक है, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदत्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में दक्षिण और पूर्व एशिया से करीब 376 लोगों को बैठाकर बाबा गुरदत्त सिंह 4 मार्च 1914 को वैंकूवर के लिए रवाना हुए, लेकिन कनाडा सरकार ने भारतीय प्रवासियों के उतरने पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग अध्यक्ष हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था? तो ये किया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग अध्यक्ष एवं हकीम अजमल खान ने संयुक्त रूप से जुलूस का नेतृत्व किया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की और विशेष कलकत्ता अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष लाला लाजपत राय चुने गए थे। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का चयन करिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है द डेक्कन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय लीग। तो सबसे पहले आएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद आ जाएगी भारतीय लीग, फिर आएगी आपकी द डेक्कन एसोसिएशन, फिर आएगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देख लेते हैं। तो कालक्रमानुसार हमें इस तरह से मिलाना है कि द डेक्कन एसोसिएशन 1884 पुणे में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापित की गई है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित करी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम्स के द्वारा स्थापित की गई है और भारत लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था आपके कर्जन के कार्यकाल में, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम। तो कर्जन इतिहास और पुरातत्व का विद्वान था और उसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा हेतु 1904 में एक अधिनियम पारित किया और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए 50,000 पौंड निश्चित किया। कर्जन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। उसने भारतीय रियासतों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाध्य किया। प्रांतीय सरकारों को भी दुर्लभ वस्तुओं के लिए संग्रहालय बनाने की प्रेरणा दी और इस प्रकार उसने प्राचीन काल के कलाकारों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता थे पुरुषोत्तम ठाकुर दास और इसके साथ बालचंद हीराचंद। ठीक है, ये दोनों। नेक्स्ट, तो 1936 के बॉम्बे घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ता पुरुषोत्तम ठाकुर दास और बालचंद हीराचंद थे। 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने भी अर्धेशीर दलाल के नेतृत्व में 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना बॉम्बे प्लान नाम प्रस्तुत की। बॉम्बे प्लान के प्रकाशन के कुछ ही दिनों में सर अर्धेशीर दलाल को वायसराय की कार्यकारी परिषद में स्थान ग्रहण कर योजना विभाग के श्री गणेश करने का सरकार द्वारा आमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आपका चेंचू आंदोलन जो है वो आरंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में सशक्त चेंचू आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुआ था। ठीक, असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई और सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को पेश किया था। नेक्स्ट है, अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी का लेखक कौन है? तो ये लेखक है पंडित रामकुमार विद्यारत्न। तो अंकल टॉम्स केबिन की तरह उसी प्रकार के बंगाली पुस्तक कुली कहानी के लेखक पंडित रामकुमार विद्यारत्न है। मद्रास में 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस समय बंगाल से आए कुछ प्रतिनिधियों ने असम के चाय बागान के श्रमिकों पर हो रहे अत्याचार के प्रश्न को लेकर सवाल किया था। साधारण ब्रह्म समाज के पंडित रामकुमार विद्यारत्न ने असम के चाय बागान का दौरा किया और इस दौरान पाया कि चाय बागान के मालिक श्रमिकों के प्रति अमानवीय व्यवहार कर
रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो राजनीतिक संगठन और स्थापना के वर्ष को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी आपकी 1876 में, महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई, द बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1870 में। तो नहीं, गड़बड़ दिया हुआ है, एक सेकेंड, ऊपर कुछ और दिया नीचे कुछ और। तो इंडियन एसोसिएशन की हुई है 1876 में। ठीक है, महाजन सभा की हुई 1884 में, द बॉम्बे एसोसिएशन की 1852 में और पूना सार्वजनिक सभा की 1867 दी हुई है। इसमें यहाँ पे तो 1870 लिखा हुआ है, पता नहीं, इसको देखना पड़ेगा। 1880 में आरंभ हुई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के बारे में क्या सही नहीं था? तो ये सेवा पूर्णता का घटक प्रदान करती थी और भारतीयों के उच्च पदों पर नियोजन के दावे के साथ न्याय करती थी। ये आपका कथन सही नहीं है। तो क्या सही है? सही ये है कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस जो है वो नियुक्तियां समानता अच्छे और सामाजिक स्थिति के परिवारों के युवाओं के लिए सीमित थी और इस सेवा का अनुपात 1 वर्ष में नियुक्त प्रसंविदा सिविल सेवकों की कुल संख्या के 1/6 से अधिक नहीं हो। इस सेवा के लिए नियुक्तियां मनोनयन के द्वारा होती थी। ठीक है, तो भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कौन कहलाता है? तो भैया कॉर्नवालिस कहलाते हैं। ठीक है, और 1853 में सिविल सेवा के दरवाजे भारतीयों के लिए भी तब खुल गए जब इसमें प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन होने लगा और इस परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु जो थी वो 22 वर्ष थी। 1880 में आरंभ हुई स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस में नियुक्तियां समानता अच्छे और सामाजिक स्थिति के परिवारों के युवाओं के लिए सीमित थी। इस सेवा का अनुपात 1 वर्ष में नियुक्त प्रसंविदा सिविल सेवकों की कुल संख्या 1/6 से अधिक नहीं हो तथा इस सेवा के लिए नियुक्तियां मनोनयन के द्वारा होती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रियासती शासकों में से एनए महोदय द्वारा किसे अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया, क्योंकि उन्होंने खुलकर ये घोषणा की कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखे? तो ये है सिंधिया। तो एनए महोदय के द्वारा सिंधिया अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया क्योंकि उन्होंने खुलकर ये घोषणा की कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बारे में कैप्टन सिंडेहम ने लिखा कि वे लूट मार के ले आते हैं और लड़ने के लिए नहीं? ये कहा है पिंडारियों के लिए। तो पिंडारी मराठी भाषा का शब्द है और ये लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। इन्हें मराठों का समर्थन भी प्राप्त था। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने इन्हें सुनहला झंडा प्रदान किया था। मैल्कम ने इन्हें मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ता की संज्ञा दी थी। पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना की कमान हेस्टिंग ने स्वयं ली, जबकि दक्षिणी सेना की कमान टॉमस हिस्लोप को दी। कैप्टन सिंडेहम ने लिखा कि पिंडारी लूटमार करने आते हैं, लड़ने के लिए नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट से सही उत्तर को चयन करना है। तो महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, जवाहरलाल नेहरू की है एन ऑटोबायोग्राफी, आर पॉम दत्त की है इंडिया टुडे और आर सी दत्त की है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थी जिसे चिटगांव शस्त्रागार हमला मामले में आजीवन निर्वासन की सजा हुई थी? 1939 में उनके छूटने के बाद वे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई थी। वो थी कल्पना दत्त। महान क्रांतिकारी सूरसेन की इंडियन रिपब्लिक आर्मी के साथ कल्पना दत्त जुड़ी हुई थी और उन्होंने 1930 में चिटगांव शस्त्रागार को लूटने का साहसिक काम किया और बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1934 में 21 वर्ष की आयु में कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के विशेष प्रयत्नों से 1939 में जेल से ये बाहर आ गई और ये बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुई और 1943 में पार्टी के महासचिव पूर्णचंद्र जोशी से शादी कर ली। सितंबर 1979 में कल्पना दत्त को पुणे में वीर महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन अपने संस्थापक के नाम के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आपका बी और सी आता है। तो आनंद मठ सत्येंद्रनाथ बोस और श्रीशंग रोशनलाल सही सुमेलित नहीं है। बंगाल वॉलंटियर्स के हेमचंद्र घोष संस्थापक और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के हैं सचिंद्रनाथ सान्याल।
तो रोशनलाल श्रीसंघ के संस्थापक नहीं थे, इसके संस्थापक अनिल राय थे, जबकि श्रीसंघ नामक संगठन की स्थापना अनिल वरन राय ने 1921 में बंगाल में किया था। आनंद मठ नामक संगठन के संस्थापक महात्मा सत्य थे और इस संस्था के सदस्यों को ब्रिटिश कंपनी शासन का विरोध करने वाला समूह माना जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से फक्रे अफगान की उपाधि किसे मिली थी? तो फक्रे अफगान की उपाधि खान अब्दुल गफ्फार खान को मिली थी। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी बच्चा खां बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की। उन्हें फक्र अफगान की उपाधि मिली थी। खुदाई खिदमतगार संगठन को लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता था और ये संगठन गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों से प्रेरित था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इन्हें भारत रत्न दिया गया था। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने की थी? तो ये की थी आपके हिंदू पैट्रियट ने। ठीक है, तो नील विद्रोह किसानों के द्वारा किया गया एक आंदोलन था और जो बंगाल के किसानों के द्वारा 1859 में किया गया था। ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था और इसमें भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया। 1860 तक बंगाल में नील की खेती लगभग ठप हो गई थी और 1860 में इसके लिए एक आयोग गठित किया गया। नील विद्रोह के दौरान किसानों के हित का समर्थन एवं नील खेत मालिकों की कड़ी निंदा हिंदू पैट्रियट समाचार ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका मेरठ षड्यंत्र केस मिर्जा अब्बास। तो सही क्या है? चटगांव शस्त्रागार हमला सूरसेन से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्ला खां से संबंधित है और लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है जतिन दास। तो मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया और मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी फिलिप स्प्रेट, बैन ब्रेडेल और लेस्टर हंचिंसन भी थे। इन तीनों ब्रिटिश कम्युनिस्टों को भारत से निष्कासित कर दिया गया और इस केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी, कैलाशनाथ काटजू और एस.सी. छांगला ने पैरवी की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति में एक महान नवप्रवर्तक था और पूरी तरह से और सजग रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वो राष्ट्र के समझ सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। तो ये कहना है किसका? भगत सिंह का। तो भगत सिंह अक्सर कहा करते थे कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे को कारण कहते हैं, तो कथन और कारण को बताइए। तो कथन है कि उदारवादी वास्तव में विश्वास रखते थे कि भारत के स्वशासन का एक संवैधानिक मार्ग था। कारण था कि उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति दृढ़ आस्था थी। तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो उदारवादी ये विश्वास रखते थे कि भारत के स्वशासन का संवैधानिक मार्ग है क्योंकि ब्रिटिश न्यायप्रियता के प्रति उनकी दृढ़ आस्था थी। 1887 में विपिन चंद्र पाल ने कहा कि मैं अंग्रेजों का राजभक्त हूं क्योंकि मेरे लिए अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति राजभक्ति वास्तव में अपने देश और उनके वासियों के प्रति राजभक्ति दोनों अभिन्न है। मैं अंग्रेज के प्रति राजभक्त हूं क्योंकि मैं स्वशासन को प्यार करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता थे? तो क्रांतिकारी नेता हैं इसमें आपके बरकतुल्ला, ओबैदुल्ला सिंधी और महमूद हसन। ठीक है, खीजर हयात खान नहीं है। तो बरकतुल्ला, उबैदुल्ला सिंधी, महमूद हसन क्रांतिकारी नेता थे। खीजर हयात खान नरमपंथी नेता थे। बरकतुल्ला और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर प्रवास में अफगानिस्तान में पहली सरकार का गठन किया। राजा महेंद्र प्रताप इसमें राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21 अधिवेशन में देसी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया था? नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में देसी रियासतों के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया। CR दास ने इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत उपाधियों और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इत्यादि सम्मिलित था। नेक्स्ट है, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की थी? महिला आत्मरक्षा
आत्मरक्षण समिति की। तो बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में महिला आत्मरक्षण समिति संगठन की स्थापना करी। रानी मित्रदास गुप्ता, मणिकुंतला सेन और रेणु चक्रवर्ती महिला आत्मरक्षण समिति के प्रमुख नेत्री थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी? तो इंडियन कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी और इन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? तो खुदाई खिदमतगारों को आम लोग जो है वो लाल कुर्ती वाले के नाम से जानते थे। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग लाल कुर्ती वाले के नाम से जानते थे। इनका आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में शुरू हुआ था और ये आंदोलन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में चलाया गया था। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको? तो ये था उत्तर पश्चिमी त्रावणकोर स्टेट के क्षेत्र। पश्चिमी त्रावणकोर स्टेट क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको। दिसंबर 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने भारतीय स्वतंत्रता को त्याग दिया। उन्होंने नारा दिया कि आज़ादी झूठी है और कांग्रेस और नेहरू सरकार को देश के भीतर आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवाद और सामंतवादी शक्तियों की कठपुतली कहा था। नेक्स्ट है, बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉपर का देभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे। तो बंगाल के बटाईदार किसानों का देभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की कि वे जमींदारों को फसल का 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे। 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल के बटाईदारों ने ऐलान शुरू कर दिया कि वे अब जोतदारों यानी भूस्वामियों को उपज का आधा हिस्सा नहीं बल्कि 1/3 हिस्सा देंगे। नेक्स्ट है, जापानी वस्तुओं इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? तो ये था 1937। जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1937 में पारित किया, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी कि 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया। इस पर कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें जापान की भर्त्सना की गई थी। भारतीय जनता से अनुरोध किया गया था कि वो चीनी जनता के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करें। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है वो 1920 में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे बने। इसकी स्थापना में एनएम जोशी और जोसेफ बैप्टिस्टा के संयुक्त प्रयासों का योगदान रहा। नेक्स्ट है, महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने ऑगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था? तो ये किया था लिनलिथगो ने। अगस्त 1940 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तावित अगस्त प्रस्ताव में महायुद्ध में सहयोग के बदले भारत में एक संविधान सभा बनाने की बात की गई। साथ ही अल्पसंख्यकों को ये विश्वास दिलाया गया कि वे ऐसी राज्य प्रणाली का समर्थन नहीं करेंगे जिसे उस देश की एक प्रमुख जाति अस्वीकार करती हो। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया? तो ये किया है 1895 में। तिलक ने एमजी रानाडे के द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के 11वें पूना अधिवेशन 1895 से बंद करवा दिया और इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसके पश्चात सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन अलग अलग होने लगा। नेक्स्ट है सूची मिलान। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के निम्न अध्यक्षों और उनके पदासीन रहने के वर्षों को सही जोड़े का चयन करना है हमको। तो भैया यहाँ पे दादा भाई नेरोजी जो हैं वो 1886 और 1893 में रहे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 और 1902 में बने। विलियम वेंडरमन 1889 और 1910 में बने और एनी बेसेंट 1917 में बनी है। तो एनी बेसेंट केवल एक बार बनी है 1917 में और कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी, जबकि कलकत्ता अधिवेशन 1911 की जो अध्यक्षता है वो पंडित मिशन नारायण धर ने की थी। तो यहाँ पर यही गड़बड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद ने
1899 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान किन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए थे? तो सैन फ्रांसिस्को में की और लॉस एंजल्स में किया था। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में भाग लिया और अमेरिका में स्वामी जी ने 2 वेदांत केंद्र स्थापित किए, वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क 1896 और वेदांत सोसाइटी सैन फ्रांसिस्को 1896 शांति आश्रम। निम्न में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के आविर्भाव के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत स्वीकार किया था? तो यंग इंडिया में 1916 में प्रकाशित अपने लेख में लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्रयोग करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो डफरिन के दिमाग की उपज है। जो CF एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी ने 1938 में इस सिद्धांत को स्वीकार किया और इसके अतिरिक्त कम्युनिस्ट नेता R पामदत्त और RSS के नेता SS गोलवलकर ने भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला दिया गया था? तो ये दिया गया था 1907 में। 1907 में पंजाब के शहरी इलाकों में हुए दंगों के बाद लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को देश से बाहर कर दिया गया। इन्हें मांडले जेल में नजरबंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकालना शुरू किया? तो ये शुरू किया था तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास 1884 से 1958 तक रहे। मूलतः बंगाल से संबद्ध क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में 1908 से अंग्रेजी में नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान का संपादन प्रारंभ किया था। 1922 में मुलशी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था PM बापट ने। पांडुरंग महादेव बापट जो कि 1880 से 1967 तक रहे, मुलशी के निकट मुला और नीला नदियों के संगम पर प्रस्तावित बांध से 54 गांव तथा इनकी खेती डूबने के खतरे के कारण बापट ने मुलशी डैम सत्याग्रह की शुरुआत की। इन्हें यरवदा जेल भेजा गया और इसी सत्याग्रह के कारण इन्हें सेनापति बापट कहा गया और ये विश्व का प्रथम बांध विरोधी सत्याग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो ये सब आपस में ही मिले हुए हैं। तो गोल मुरी टिन प्लेट स्ट्राइक 1929, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज स्ट्राइक 1930, असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक 1921, अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक 1918 में हुई थी। तो ये सब मैचिंग थी। ठीक है, तो किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है वरन हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो प्रथम स्वदेशी डकैती हुई थी रंगापुर में। 1906 में प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट रंगापुर नामक स्थान पर हुई, जबकि काकोरी लूट 9 अगस्त 1925 को हुई थी। लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा गया। विदित है कि चटगांव आर्मरी रेड चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना जो है वो 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो ये था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया होम रूल आंदोलन का लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था और इनके द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रारंभ सितंबर 1916 में किया गया था, जबकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ होम रूल आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1916 में हुई थी। ठीक है, तो पहले बाल गंगाधर तिलक की होम रूल शुरू हुई, उसके बाद इनकी। भारतीय इतिहास में अगस्त 8, 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास में अगस्त 8, 1942 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी से कम कुछ भी नहीं तथा करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे MC राजा। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष दीवान बहादुर मलाई चिन्ना थम्बी पिल्लई राजा थे, जो कि एक तमिल सामाजिक राजनीति
राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जबकि दलितों के उत्थान हेतु महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया था? तो ये डिलीवरेंस डे के रूप में मनाया था। तो 1 नवंबर 1939 को कांग्रेस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग ने डिलीवरेंस डे यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। उल्लेखनीय है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव के साथ लगभग 6 प्रांतों में सरकार बनाई थी। किस अधिनियम के अधीन प्रांतों को विधान शक्ति पुनः प्रदान की गई? तो ये प्रदान की गई थी 1861 में। 1861 के अधिनियम, जिसे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है, इस अधिनियम के अधीन प्रांतों की विधायी शक्ति पुनः प्रदान की गई और साथ ही गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। अब सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे भैया। तो यहाँ पर अधिवेशन के अध्यक्षों की बात हो रही है। तो देखो, महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी और रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की। ठीक है, सारा मिला दिया मैंने। चलिए, अब सूची 1 से सूची 2 को यहाँ भी मिलाना है। तो बीडी सावरकर जो है वो आपके अभिनव भारत से संबंधित हैं। लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी से संबंधित हैं। तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान से संबंधित है और मदन लाल ढींगला करजन विली से संबंधित है। ठीक। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। ये नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा सुझाया गया था, जो आगे चलकर एक प्रमुख संगठन बना और इसकी भूमिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख रूप से रही है। नेक्स्ट है नाम और पत्र पत्रिकाएं। महात्मा गांधी की है न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की है यंग इंडिया, अबुल कलाम आजाद की है अल हिलाल और फिरोज शाह मेहता की है बॉम्बे क्रॉनिकल। अब देख लेते सही मिला नहीं हुआ है कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रमुख भारतीय नेताओं के द्वारा समय समय पर जन जागरूकता हेतु कई समाचार पत्र प्रकाशित किए गए, जैसे अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया आदि। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए निम्नांकित की जाने वाली प्रथम महिला थी, तो ये थी मुथुलक्ष्मी रेड्डी। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला मुथुलक्ष्मी रेड्डी थी। 1954 में उन्होंने अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखी और 1956 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब 1939 में कांग्रेस के द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। तर्क कहता है कि अंबेडकर ने इसका समर्थन किया था। तो भैया ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो भारतीय वायसराय लिलिथगो ने भारतीयों की बिना अनुमति के ये घोषणा कर दी थी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है और इसके विरुद्ध कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद 15 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और अंबेडकर ने इसका समर्थन किया था। निम्न में से वहाबी एवं कूका आंदोलनों में कौन सी समान विशेषता है? तो ये है आपकी दोनों धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहाबी और कूका आंदोलन में एक समानता ये थी कि दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए। विदित है कि कूका आंदोलन के प्रवर्तक भगत जवाहर मल थे, जबकि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे, जो रायबरेली के निवासी थे। किस वर्ष में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1876 में। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत इंडियन एसोसिएशन
फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एक स्वायत्त शोध संस्थान है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1876 को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में की थी। ये एशिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्थान है। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आईएनए के जनरल शाहनवाज गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना के अधिकारी थे? तो ये ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया। मुख्य अभियुक्त मेजर शाहनवाज खां, प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और ये तीनों आईएनए में शामिल होने के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल थे। नेक्स्ट है रानी गैडन्यूल, जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी वो थी आपकी नागालैंड से। पूर्वोत्तर राज्यों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ा, जो जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नागाओं ने भी भाग लिया था। जादो नांग को फांसी दे दी गई और उनकी चचेरी बहन गैडिन ल्यू को नागा आंदोलन की बागडोर संभाली। उसे आजीवन कारावास दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था? तो भैया आईएनए से संबंधित नहीं है रास बिहारी घोष, रास बिहारी बोस शामिल है, लक्ष्मी सहगल शामिल है और जनरल मोहन सिंह। तो इंडियन नेशनल आर्मी अथवा आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी। 5 जुलाई 1943 से सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया। लक्ष्मी सहगल और जनरल मोहन सिंह आईएनए से संबंधित थे, जबकि रास बिहारी घोष मुख्यतः उदारवादी थे और 1907 में उन्होंने सूरत में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती बढ़ी। तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। इसके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय सिविल सेवाओं को शुरू किया? तो भारतीय सिविल सेवाओं को शुरू करने वाले थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है और इस सेवा में 1853 में प्रतियोगी परीक्षा होने लगी। ये आरंभ में इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1922 में ये भारत में होने लगी और 1863 में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अब हम संगठन और संस्थापक को मिलाएंगे। तो ऑल कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑल इंडिया किसान सभा महात्मा गांधी की नहीं है, आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय है, फॉरवर्ड ब्लॉक के सुभाष चंद्र बोस है और रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद है। लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की है। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में। 1917 में, वो भी कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। तो एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली लेखिका थी। वो भारतीय राजनीति से भी जुड़ी हुई थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। 1904 में किसने कहा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्तों पर चलेगा? तो ये कहा था हर्बर्ट रीसले ने। 6 दिसंबर 1904 को ब्रिटेन की सरकार में भारत के सचिव हर्बर्ट होप रिस्ले ने बंगाल विभाजन के अवसर पर कहा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई विभिन्न रास्तों पर चलेगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? तो 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। उन्होंने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और इसकी प्रेरणा उन्हें हिडमैन से मिली थी। उन्होंने भारतीय आगंतुकों के निवास हेतु इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अब हम यहाँ सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे। तो सर सैयद अहमद खान की मृत्यु 1898 में हुई है। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन विली को गोली मार के हत्या कर दी थी 1909 में। चापेकर बंधुओं ने क्रूर प्लेग आयुक्त रैंड और ले आयस की हत्या करी है 1897 में। और जॉर्ज 5 के सम्मान में दिल्ली 1911 में।
दिल्ली का राज सिंहासन दरबार आयोजित किया गया था। ठीक है, निम्न में से उस इतिहासकार के नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। तो ये कहा था रोमेश चंद्र दत्त ने। मत करो, शांत रहो। अरविंद घोष ने रोमेश चंद्र दत्त के बारे में कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था। रोमेश चंद्र दत्त इतिहासकार, अर्थशास्त्री, भाषा शास्त्री, सिविल सेवक, राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था रियासतों में जन आंदोलनों का समर्थन करना। हरिपुरा गुजरात के 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और भारतीय रजवाड़ों को भी सम्मिलित किया गया था। वो महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी तो वो थी बीना दास। चटगांव शस्त्रागार हमले के उपरांत बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों में अचानक तेजी आ गई थी। फरवरी 1932 में बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर के ऊपर गोली चला दी, लेकिन वो बच गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो वो थी मद्रास श्रमिक संघ 1918। नियमित सदस्यता और शुल्क के साथ पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ था। नियमित सदस्यता और शुल्क के साथ पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ था, जिसकी स्थापना बीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास में की। ये कपड़ा उद्योग से संबंधित था और ये भारत का पहला वास्तविक ट्रेड यूनियन माना जाता है। अभिकथन ए, रिपन ने एल्बर्ट बिल पारित कर दिया। कहीं नहीं, इसने देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया था। तो ये रिपन 1880 से 84 के काल में 1884 में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ और इस विवाद के कारण ही रिपन ने त्यागपत्र दे दिया। ये भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर था। एल्बर्ट बिल का संबंध प्रेस से नहीं था, अपितु रिपन के द्वारा सुझाया गया एक कानून था जिसके अंतर्गत जिले स्तर के भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश मुलजिमों पर न्यायिक आदेश जारी करने का अधिकार दिया जाना था। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ? 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? तो ये महिला शिक्षा में वृद्धि करना। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ महिला शिक्षा में वृद्धि के लक्ष्य को लेकर हुआ था। इसका एक अन्य उद्देश्य महिलाओं को उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना था। तत्कालीन परिदृश्य में महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए बने संगठनों में ये संगठन प्रमुख था। निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये सरोजनी नायडू ने किया था। महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेता सरोजनी नायडू ने किया। उल्लेखनीय कि 1916 में भारत में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आयोग और अध्यक्ष। अकाल आयोग 1899 में अकाल आयोग 1899 एंथनी मैकडोनाल्ड का है। रेलवे आयोग 1901 थॉमस रॉबर्टसन। सिंचाई आयोग 1901 अकाल आयोग 1899 में एंथनी मैकडोनाल्ड। रेलवे आयोग 1901 में थॉमस रॉबर्टसन। सिंचाई आयोग 1901 सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। विश्वविद्यालय आयोग 1902 थॉमस रेले। निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? तो ये लिखी थी सुब्रमण्यम भारती ने। सुब्रमण्यम भारती ने 1917 के रूसी क्रांति के अभिनंदन में कविता लिखी। विदित है कि रूस के जारशाही व्यवस्था को समाप्त करने के लिए 1917 में लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति की थी, जिसका तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में हुई। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में पी मित्रा और पुलिन दास के द्वारा ढाका में की गई थी, जबकि अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में 1907 में वारिंद्र घोष, भूपेन्द्र दत्त के द्वारा की गई। यूजीसी नेट ने इसका अर्थ विलोपित कर दिया। लो चलो आगे बढ़ते हैं।
महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था तो वो थे राजगुरु। महाराष्ट्र के एक युवा राजगुरु ने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था और इस समय पंजाब का सबसे युवा क्रांतिकारी भगत सिंह थे, जिन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा। उल्लेखनीय कि राजगुरु सुखदेव को मार्च 1931 में भगत सिंह के साथ लाहौर जेल में फांसी दी गई थी। शहीद राजगुरु का पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था और इनका जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना था? तो ये कहा था रामप्रसाद बिस्मिल ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के युवा क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है। उल्लेखनीय है कि रामप्रसाद बिस्मिल ने अन्य साथियों खासकर चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाना काकोरी स्टेशन पर लूट लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो ये है ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का सही कारण। तो सबसे पहले आए वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85 तक, फिर आए कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक, फिर आए जॉन शोर 1793 से 98 तक, फिर आए मिंटो 1807 से 1813 तक। नवराष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता था? तो नवराष्ट्रवादी कहा जाता था गरम दल को। नवराष्ट्रवादी गरम दल को कहा जाता था। असहयोग आंदोलन की सफलता से क्षुब्ध भारतवासियों में नव संचार हेतु पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया और 1923 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीप में छुरा मारकर हत्या कर दी थी? तो ये की थी मेयो की। तो मेयो 1869 से 72 तक वायसराय रहे और इनकी हत्या अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में छुरा मार के कर दी गई थी और 1872 में भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत मेयो के समय पर ही हुई थी। 1937 से 39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। तो ये किया था सी राजगोपालाचारी ने। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई और यहाँ प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई थी। इस परिषद को संसदीय उपसमिति नाम दिया गया और मद्रास के प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। किसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की कि सिंधु का सम्मेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी? तो ये था चार्ल्स नेपियर का। ठीक है। तो 1842 में एलनबरो गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया और इसने मेजर आउटरम के साथ स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सिंध में कंपनी का रेजिडेंट नियुक्त किया। अगस्त 1843 में सिंध के समस्त भूभाग को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया और चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था कि हमें सिंधु को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे। नेक्स्ट है ग्रामशी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की है? तो ये की है विपिन चंद्र ने। विपिन चंद्र ने अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस के बारे में लिखा कि राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए पहली आवश्यकता थी एक सशक्त राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व की। इटली के सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक अंतोनियो ग्राम्सी ने इसे आंदोलन के मुख्यालय की संज्ञा दी। इस प्रकार किसी भी देश में कोई राजनीतिक आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वहां की जनता संगठित हो, अर्थात पूरा देश एक हो। अतः ग्राम्सी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना विपिन चंद्र ने की थी। दादा भाई नेहरूजी ने कहा था कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। दी इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एक पुस्तक का नाम है जिसका लेखक है अनिल सील। अनिल सील कैम्ब्रिज इतिहासकारों के रूप में जाने जाते हैं और उनकी प्रमुख पुस्तक दी इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है। इसमें 1870-1880 के दशक के राजनीतिक संगठनों के प्रति भ्रमित हलचल की सामाजिक जड़ों का विश्लेषण किया जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी। इस पुस्तक में राजनेताओं, वायसराय और सिविल शासकों के साथ साथ भारत के उन हिस्सों की सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में प्रमुख रूप से जुड़े हुए लोगों का वर्णन किया गया है। लोकेलिटी, प्रोविंस एंड नेशन अनिल शील की प्रमुख रचना है। कांग्रेस ने 1922-23 में स्वराज ग्रुप में कौन शामिल नहीं था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। 1920 के असहयोग आंदोलन की असफलता से क्षुब्ध होकर जनता के अंदर नव संचार हेतु पंडित मोतीलाल नेहरू एवं CR दास ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया था जिसके एक अन्य प्रमुख सदस्य हकीम अजमल खान भी थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्था के सदस्य नहीं थे। रेशमी रुमाल षड्यंत्र को संगठित किया था उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने। ठीक है।
तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र को उबैदुल्ला सिंधी और बरकतुल्ला ने अफगानिस्तान में संगठित किया था और ये एक ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था जो 1913 से 1920 के मध्य देवबंदी नेतृत्व के द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी दिलाना था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मूल अधिकारों का प्रस्ताव कहाँ अपनाया था? तो ये अपनाया था कराची सेशन 1931 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें अधिवेशन 1931 कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव को पारित किया गया, जबकि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं? तो ये कहा था चार्ल्स वुड ने। तो चार्ल्स वुड का कथन था कि भारत में ब्रिटानियों को मानव प्रजाति के ऐसे लोगों से निपटना होता है जिनको बदलने में काफी समय लगता है, जो धार्मिक पूर्वाग्रहों तथा पुरानी परंपराओं से जकड़े हुए हैं। मैकाले आंग्ल दल का समर्थक था। उसने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार अपने शब्दों में व्यक्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आर.सी. दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। दादाभाई नेरोजी हैं द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एंड द टर्न ऑफ द सेंचुरी के, और डब्ल्यू डिग्बी हैं प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया के, लेकिन वी एनसेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नहीं है। वी ब्रेन डेव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लेखक। ठीक है, और इसी के साथ ही हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ ही आज की क्लास हो जाती है समाप्त। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, और कल हम 201 से शुरू करेंगे और 300 पर विराम दे देंगे। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, और फटाफट से इस तरह से लगाते जाएंगे। और थोड़ा बहुत बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं क्या ही कह सकती हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी। तो चलिए फिर कोशिश करूँगी कि डिस्टर्बेंस ना हो, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।